हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोग घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, शायद प्रज्ञा ने या किसी बच्चे ने मुझसे लिबरलाइजेशन के लिए कहा था, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको हम शॉर्ट में मिला करके LPGP कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, उदारीकरण होता क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ये सन 1990 की बात है, जब हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था और हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी। उससे पहले जो भी पॉलिसीज़ बनाई थी 1950 से लेकर 1990 तक की, हमने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई थी वो उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। और उस समय हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई डेवलपमेंट का कार्य होता था तो हम क्या करते थे कि सीधे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेते थे। और ऐसा करते करते हमारे पास इतना ज़्यादा लोन हो गया कि हमें उसको चुकाने के लिए हमारे पास पैसा बचा ही नहीं। लोन तो छोड़, हम उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे थे। हमारी जो हमने प्लानिंग्स करी थी, जो हमारी पॉलिसीज़ थी, वो फेल हो रही थी। पब्लिक सेक्टर्स में हमने जो पैसा लगाया था वो सारा उससे उतने प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे, वो लॉस में चली गई थी। हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, उसका हमारी जो रुपए की वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी। और इस तरह से करके हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। और उस समय फिर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का हमारे ऊपर कंटिन्यूअस दबाव बढ़ता जा रहा था कि भाई आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करिए, अदरवाइज आप लोन कैसे चुका पाएंगे। और लोन तो छोड़िए, आप उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि जब हमारे पास केवल 15 दिन का रेवेन्यू बचा था और उस समय हमारे RBI ने अपना गोल्ड गिरवी रख करके उनका इंटरेस्ट छुड़ाया। तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के लगातार दबाव के फलस्वरूप हमें अपनी जो हमारी पॉलिसीज़ थी उनको चेंज करना पड़ा और हम 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, जिसको कि NEP भी कहा गया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर PV नरसिम्हा राव थे और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मिस्टर मनमोहन सिंह थे। और बाकी सारे लोगों के साथ में मिलकर के इन लोगों ने आपस में विचार करा और ये विचार करा कि हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करें और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएं। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो उसका मेन फीचर था वो यही था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ के प्रति लिबरल होना, यानी कि आप उदार होना, यानी कि उसको स्वतंत्रता दे देना, उसको खुली छूट दे देना। तो उससे पहले क्या था कि काफ़ी सारी चीज़ें सरकार के कंट्रोल में थी। हर एक काम के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर सरकार का कंट्रोल था और कोई भी काम करने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम अपने इस जो हमारा क्या कहते हैं जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनमें सब में हम जो भी हमारे सेक्टर्स हैं उसमें हम छूट दे देंगे और उनको हम खुला छोड़ देंगे। तो जब हम खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा कि उन्होंने सब लोगों से कहा कि आप अपने जो भी आपको बिजनेस करना है वो सारी आप बिजनेस करिए, आपको स्कूल खोलने हैं आप स्कूल खोलिए, मतलब एक तरह से लाइसेंस ख़त्म कर दिया। और वो
कौन कौन सी चीज़ों से इन्होंने लाइसेंस वगैरह ख़त्म करा या कहाँ कहाँ पर ये चेंजेस लाए। सबसे पहले इन्होंने जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें ये बोला है कि इन्होंने अधिकांश विदेशी का मतलब क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में लाइसेंस प्रक्रिया को खत्म कर दिया। विदेशों कंपनियों, पूंजीपतियों सबको बोला कि नहीं, आप आइए, हमारे देश में आइए और हमारे देश में आकर के निवेश करिए, अपना व्यापार करिए। दूसरी चीज क्या थी कि इन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में भी अपना चेंजेस लाए। पहले बैंक से लोन वगैरह लेना थोड़ा सा कठिन होता था, उसके लिए भी इन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करा। उसके बाद ये इसमें फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस लाए, जो डॉलर्स वगैरह का जो हमारे रुपए की वो घट रही थी, उसकी जो पॉलिसीज थी वहाँ पर भी चेंज लाए। जो हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, फॉरेन एक्सचेंज था, टैक्स में बहुत सारा रिफॉर्म करा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने टैक्स कम करा, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उनमें सब में ये चेंजेस लाए। और उसके बाद ट्रेड एंड का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, बाहर के लोगों को इन्होंने आमंत्रित करा कि आप लोग आइए और हमारे यहाँ अपना बिजनेस करिए। इन्होंने केवल 6 चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उनको अपने कब्जे में रखा, उनको अपने कंट्रोल में रखा। वो कौन कौन सी थी? एक अल्कोहल्स थे, दूसरे सिगरेट्स थी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, उसके अलावा जितने भी केमिकल्स थे, केमिकल्स के बाद जितने भी एक्सप्लोसिव आइटम्स होते हैं इंडस्ट्री में, जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको, और जितना भी डिफेंस में चीजें बनती हैं, डिफेंस का जो प्रोडक्ट्स है उसको इन्होंने अपने पास रखा। अब हम देखते हैं कि चूंकि हम लोग एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, हम लोग एजुकेशन की फील्ड से संबंध रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आखिर हमने एजुकेशन के क्षेत्र में लिबरलाइजेशन से इनका क्या तात्पर्य है, या एजुकेशन के क्षेत्र में लिबरलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे पड़ी। देखिए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ी रही है, तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हमें शिक्षा की आवश्यकता हुई। हमारे प्राइमरी सेक्टर को या माध्यमिक उसको या डिग्री कॉलेजेस को शिक्षा की आवश्यकता हुई, और सरकार के पास इतना पैसा था नहीं कि वो नए नए स्कूल्स खोल सके या बच्चों को उचित शिक्षा प्रोवाइड कर सके। तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों से कहा कि आप लोग आइए और नए नए स्कूल्स खोलिए। और उसके लिए इन्होंने क्या करा कि जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है स्कूल खोलने के लिए कि हाँ, इतना एरिया आपकी ज़मीन होनी चाहिए, इतना कवर्ड एरिया होना चाहिए, इतना ओपन एरिया होना चाहिए, इतने क्लासरूम्स होने चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हुए आप समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप आप नए विद्यालय या स्कूल्स या महाविद्यालय आप लोग खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। उससे क्या होगा कि उससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा होगा, क्योंकि जब ढेर सारे स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे तो नेचुरली उनके बीच में कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन के बीच में ये अपना अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छे से अच्छा ये फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपकी फीस कम होगी, मतलब कम फीस में अच्छी शिक्षा ये आपको दे सकते हैं, ऐसा हमारा इनका मानना था। और ये सोच के इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में इस चीज को लाए। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो हमारा छुपा हुआ टैलेंट है वो एजुकेशन प्राइवेट उसके थ्रू बाहर आएगा। सपोज कोई बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है या किसी बच्चे का डांस अच्छा है, तो जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ये अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए वो डिफरेंट क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज चला सकते हैं। इसके अलावा जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम भी हम इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, उसको हम सक्सेसफुली वो कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में जो हमारे स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए उन स्पेशल नीड्स को पूरा करने का काम हमारे ये स्कूल्स कर सकते हैं।
लोग इस काम में आना चाहेंगे। इसके लिए इसके साथ इन्होंने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करा, जिससे कि लोग इसमें आए, इसको एक व्यवसाय का फॉर्म दे दिया। इससे हमारी क्या होगा, एक इकोनॉमी में उछाल आएगा। इसके अलावा जब हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अच्छे होंगे तो क्या होगा कि जो हमारे बच्चे बाहर जाकर के पढ़ते हैं वो बाहर ना जाकर के फिर हमारे विद्यालय में ही पढ़ा करेंगे, हमारे देश में ही रह के पढ़ेंगे। और जब देश में रह के पढ़ेंगे तो जो पैसा हमारा बाहर जा रहा था विदेशों में पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स हमारे बाहर जा रहे थे, विदेशों में जाके पढ़ रहे थे, एक तो वो पैसा बचा, दूसरी चीज वहां पर जाकर के बच्चे वहीं के होके रह जाते थे। तो जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, हमारे देश का जो दिमाग था वो बाहर जा रहा था, वो भी उसका भी वहां पे उसकी भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर को इस क्षेत्र में आने के लिए बोला कि आप लोग इस क्षेत्र में आइए और अपने अपने स्कूल खोलिए, तो कॉर्पोरेट से के लोगों को भी इन्होंने क्या बोला कि आपके इंडस्ट्री में जिस पर्टिकुलर स्किल की जरूरत है, आप उस पर्टिकुलर स्कूल में अपने उस पर्टिकुलर कौशल में अपने यहाँ के बच्चों को ट्रेन करिए और अपनी इंडस्ट्री में खपाइए। जिससे क्या हुआ कि एक तो देखिए वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट आपको मिल गए, और दूसरे अगर वो उन बच्चों को अपने यहाँ ही लगा लेंगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का भी एक कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर से वहाँ पे जो फंडिंग है वो बहुत अच्छे से होती है। रिसर्च के लिए पैसा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी आपकी वो अच्छे से अच्छी आपको टेक्नोलॉजी देंगे, अच्छे से अच्छी लैब्स देंगे आपको। और जब डिफरेंट लोग आएंगे एजुकेशन के सेक्टर में, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो मोनोपोली है शिक्षा के ऊपर से वो भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस हमारे फर्जी निकल जाते हैं, या वहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं होती है, या जो फैकल्टी होती भी है तो उसको ये प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं, और वेबसाइट्स पे इनकी कुछ दिया रहता है और एक्चुअल में जाके देखिए आप कुछ होता है। इसके अलावा जो हमारे अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो उनका मुकाबला फिर दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों से, दुनिया के उच्च शिक्षण संस्थानों से होता है, और उनके कंपैरेटिवली हमारी डिग्री को कम करके आंका जाता है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अगर नेगेटिव है तो बहुत सारे हमारे पॉजिटिव सेक्टर्स भी हैं, और इसलिए इसको वो करा गया। इसके अलावा इसके कुछ इम्पोर्टेंस और भी है कि जैसे हमारी पर्सनालिटी में एक निखार आता है। जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बच्चों को आपने देखा होगा कि उनकी पर्सनालिटी एक अच्छे से निखर के आती है, क्योंकि वो ढेरों को करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। वो जब अलग अलग जगह के बच्चों के साथ में पढ़ते हैं तो उनका एडजस्टमेंट भी अच्छा होता है। वो अच्छे से दूसरों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं, ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करते हैं। उनका जो उनकी एक थिंकिंग पावर है वो एक ब्रॉड उस पे सोचते हैं, एक उनकी जो सोच जो है वो बृहद विकसित हो जाती है, और इन सब चीज़ों से हमें नेचुरली आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है। तो दिस इज फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मैं एक वीडियो आपको अलग से बना दूंगी। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी स्टडीज पे फोकस करिए, और कोशिश करिए कि आप लोग भी कोई नई स्किल सीखें घर पे, या अपने आप को किसी क्रिएटिव वर्क में एंगेज करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।